फाइन स्टूडेंट, तो क्लास नंबर 40 इंडियन पॉलिटी, और इस क्लास में हम लोग फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 समझने जा रहे हैं कि जो हमेशा करंट अफेयर्स में किसी न किसी तरीके से ये आर्टिकल बना रहता है। समझ गए ना? जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो रिसेंट जजमेंट आया है वो भी तुम्हारा इसी आर्टिकल से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो लेट्स समझते हैं हम लोग। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लूजली बच्चे लोग हम लोग बोल रहे होते हैं कि आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 माइनॉरिटी के लिए है। सुने हो ना ये वर्ड्स, माइनॉरिटी के लिए, बट ये बात गलत, माइनॉरिटी के लिए नहीं है वो। आर्टिकल 29 बिल्कुल भी माइनॉरिटी के लिए नहीं है, आर्टिकल 30 माइनॉरिटी के लिए है। इस चीज़ को नोट कर लेना। तो फिर माइनॉरिटी वाला एंगल आया कहाँ से, तो समझो इस चीज़ को। आर्टिकल 29, अब देखो ऊपर में देखो हेडलाइंस देखो ना बच्चे लोग, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है ये तो नहीं लिखा गया कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। हाँ, भले ये लिख दिया कि प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अब कहोगे कि सर क्या डायकोटॉमी वाला बात कर रहे हैं आप। अभी थोड़ी देर में तुमको समझ में आएगा इसमें कि आर्टिकल 29 केवल माइनॉरिटी के लिए नहीं है, वो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन हो सकता है उसमें। तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन में माइनॉरिटी भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से आर्टिकल 29 को माइनॉरिटी के साथ देखा जाता है, बट उसमें हिंदू भी हो सकता है। एनीवे आर्टिकल जो 30 है वो स्पेशली इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी के लिए है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो समझो इस चीज़ को। आर्टिकल 29 प्रोवाइड्स दैट एनी सेक्शंस ऑफ द सिटीजन्स residing in any part of India having a distinct culture, script, culture of its own shall have the right to conserve the same। बात समझे? आर्टिकल 19 जो आर्टिकल 29 जो भारत का जो फंडामेंटल राइट्स का जो संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 29, ये कहता है कि कोई भी सेक्शन सब सिटीजन, कोई भी सेक्शन मतलब माइनॉरिटी मेजोरिटी दोनों ही आएंगे स्टूडेंट, कोई भी भारत में कहीं भी रह रहा है जो अपना डिस्टिंक्ट लैंग्वेज फॉलो कर रहा है, जो डिस्टिंक्ट अपना उसका स्क्रिप्ट होगा, जो डिस्टिंक्ट अपना कल्चर है, उस चीज़ को वो मेंटेन कर सकता है। आगे भी कोई भी आदमी आउटसाइडर आके इस चीज़ को वो नहीं कर सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। बट एनी सेक्शंस ऑफ द सिटीजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आके इसको फिर से इंटरप्रेट करती है कि एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन का मतलब है कि कोई भी हो सकता है, वो माइनॉरिटी भी हो सकता है, मेजोरिटी भी हो सकता है। आया समझ में विद्यार्थी लोग? फर्दर, no citizen shall be denied admission into educational institution maintained by the state or receiving aid of the state funds on grounds only of religion, race, caste or language। very very important। पिछले क्लास में हम लोग आर्टिकल 28 पढ़े थे बच्चे लोग, जहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डेफिनेशन दिया गया था, करेक्ट? तो यानी कि कोई भी नागरिक, कोई भी सिटीजन, किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी रेस से हो, किसी भी कास्ट से हो, किसी भी लैंग्वेज का हो, उसको डिनाई नहीं किया जा सकता उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे स्टेट खुद मेंटेन करे, स्टेट के फंड से चल रहा है, या फिर है ना, या स्टेट खुद मेंटेन कर रही है, या 100% फंड दे रही है, या फिर ऐसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे स्टेट से पैसा मिल रहा हो, स्टेट से एड मिल रहा हो। जानते हो 4 तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था, है ना? मैं फिर से दोहरा देता हूँ आर्टिकल 28 को, कि एक क्या था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसको 100% फंडिंग मिल रहा है स्टेट से। सेकेंड क्या था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो रजिस्टर हुआ स्टेट से, यानी कि रजिस्टर हुआ, यानी कि रिकॉग्नाइज किया स्टेट ने, बट वो एज अ ट्रस्ट के रूप में इस्टेब्लिश किया गया। तो उसमें तो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन हो सकता है, उसमें वो हो सकता है। तीसरा क्या था बच्चे लोग? हाँ, एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट। हाँ, इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट, थर्ड वन। अब फोर्थ वन क्या था बताओ? इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, फ्रॉम द स्टेट। तो वही बोल रहा है कि ये वाला फर्स्ट कैटेगरी वाला और तुम्हारा लास्ट वाला कैटेगरी था जो भी है, ये वाला स्टेट यदि मेंटेन कर रही है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, या स्टेट क्या कर रही है, अपना एड दे रही है, कम भी दे रही है, कोई दिक्कत नहीं, एड दे रही है, फंड दे रही है, तो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी को भी डिनाई नहीं कर सकते हो, कोई भी बच्चा आके पढ़ सकता है उसमें, है ना, ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। आप मना नहीं कर सकते कोई भी विद्यार्थी को, प्रोवाइडेड 2 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। 4 डेफिनेशन दिया है, उसमें 2 को लिया गया है। देखो, द फर्स्ट प्रोविजन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ अ ग्रुप व्हाइल द सेकंड प्रोविजन गारंटीज द राइट ऑफ सिटीजन एज ए इंडिविजुअल रिस्पेक्टिव ऑफ द कम्युनिटी टू व्हिच ही बिलोंग्स। देखो कितना बढ़िया बात कहा गया। जो फर्स्ट प्रोविजन है एनी सेक्शंस ऑफ पीपल, क्या वो ग्रुप के लिए बात किया गया है,
ग्रुप के लिए बात किया गया ना। दूसरा में क्या है कि वो फिर इंडिविजुअल पे बात किया गया। पहला क्या है कि ग्रुप को पूरा बचाने का अधिकार है, अपना लैंग्वेज, अपना स्क्रिप्ट, अपना कल्चर। वो एनी सेक्शंस ऑफ पीपल है ना जी, एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन है, तो क्या ग्रुप ही ना है वो। दूसरा क्या है कि कोई भी आदमी को आप मना नहीं कर सकते, कोई भी सिटीजन को मना नहीं कर सकते इस तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, तो फिर वो इंडिविजुअल हुआ। तो जैसे बच्चे लोग आर्टिकल 25 और 26 का कॉम्बिनेशन देख रहे थे, उसी तरह आर्टिकल 29 में ये दोनों कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। पहला ग्रुप के लिए है, सेकेंड किसके लिए है, तुम्हारा इंडिविजुअल राइट्स है वो। एक तरह से किसी भी कम्युनिटी से आप प्रेजेंट हो सकते हो, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज मैटर नहीं करता है। एडमिशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जरूर मिलेगा, यदि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन स्टेट के फंड से चल रहा है या फिर स्टेट के एड से चल रहा हो। सो सिंपल। आगे देखो, यहाँ पे देखो, तो आर्टिकल 29 रियल में देखो। अच्छा, कहने देखो हमारे भारत में ना माइनॉरिटी, दो टाइप के माइनॉरिटी हो सकते हैं, या तो रिलीजन के नाम पे माइनॉरिटी हो सकता है या फिर लैंग्वेज के नाम पे हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए हाँ देखो आर्टिकल 29 क्योंकि एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स लिखा गया ना, तो इसलिए रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है और साथ साथ लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है। हाउएवर देखो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो आर्टिकल है ये केवल माइनॉरिटी तक ही सीमित नहीं है जो हमें लगता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि उसमें एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स है। तो एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन का मतलब क्या होगा कि मेजोरिटी और माइनॉरिटी दोनों ही होगा। देखो 5th नंबर वही लिखा गया कि वर्ड जो सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स है वो क्या है, वो माइनॉरिटी एज वेल एज मेजोरिटी दोनों ही है, यानी कि हिंदू भी हो सकता है, मुस्लिम भी हो सकता है, क्रिश्चियन भी हो सकता है, सब हो सकते हैं। बात समझे ना। तो एज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ राइट टू कंजर्व वन स्क्रिप्ट, यानी कि अपना स्क्रिप्ट को बचाने का अधिकार, अपना लैंग्वेज को बचाने का अधिकार, अपना कस्टम को बचाने का अधिकार बिल्कुल माइनॉरिटी के लिए भी होगा, मेजोरिटी के लिए भी होगा। आया समझ में बच्चे लोग। इज दैट सिटीजन हैव द राइट, यानी कि सिटीजन एजिटेशन भी कर सकता है। यदि मान लो जो असम में हुआ था, असम में कहा गया था ना कि जो बांग्लादेश से रिफ्यूजी सब आए हैं तो उसका अपना लैंग्वेज कस्टम पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो उसके लिए जो नागरिक है वो एजिटेट भी कर सकते हैं, धरना भी दे सकते हैं, प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं अपना लैंग्वेज को बचाने के लिए, अपना कस्टम को बचाने के लिए। आया समझ में ये चीज़। हैंस देखो बहुत चौंकाने वाली बात है बच्चे लोग। इसलिए कोई पॉलिटिकल लीडर्स कोई पॉलिटिकल स्पीच देता है या कोई भी कैंडिडेट स्पीच देता है, पॉलिटिकल स्पीच देता है या प्रॉमिस देता है कि हम ये लैंग्वेज बचाएंगे, हम इस कम्युनिटी से आते हैं, तो वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा उसको। अन्यथा देखो तुम SC ST के विरोध में कुछ गलत बात बोल दोगे तो रोपा एक्ट के अंदर वो क्या है, गैर कानूनी है, वो करप्ट प्रैक्टिसेस माना जाता है। मगर कहीं पे कोई तुम्हारा जो लैंग्वेज खतरे में आ गया, यदि कोई तुम्हारा कस्टम खतरे में आ गया, तुम्हारा कोई स्क्रिप्ट खतरे में आ गया, और तब उसके बाद तुम पॉलिटिकल स्पीच दे रहे हो कि नो हम अपना लैंग्वेज को बचाएंगे, ये मेरा मैनिफेस्टो है, ये मेरा घोषणा पत्र है, हमको जिताओ हम बनाए, तो गैर कानूनी नहीं है, वो करप्ट प्रैक्टिसेस नहीं है अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। थिन लाइन है बच्चे लोग। फिर आप रिलीजन का यूज नहीं ले सकते हो, रिलीजन के नाम पे यदि आप वोट मांगे तो फिर सेकुलर स्टेट के अगेंस्ट है वो। लैंग्वेज जहाँ पे दिक्कत हो रहा है, लैंग्वेज जिस सच में ही जो प्रॉब्लम में आ रहा है बिकॉज ऑफ द आउटसाइडर या बिकॉज ऑफ द अदर फैक्टर्स ऑल्सो, तो उस समय पॉलिटिकल स्पीच का वो हिस्सा हो सकता है। कितना गजब बात है ये। अब लैंग्वेज बचाने के लिए आप एजिटेट कर सकते हो, नागरिक धरना प्रदर्शन भी कर सकता है, पॉलिटिकल स्पीच भी दिया जा सकता है, तो वो करप्ट प्रैक्टिस नहीं माना जाएगा। मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ ये चीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज रोपा एक्ट में देखोगे बच्चे लोग तो बहुत करप्ट प्रैक्टिसेस माना गया, रिलीजन के नाम पे फिर करोगे तो फिर करप्ट प्रैक्टिस हो जाएगा वो। तो कितना हटके है ये चीज़। हाँ बिल्कुल, बात समझ गए ना, ये समझना होगा। आर्टिकल समझ गए ना, सब समझ रहे हो ना आर्टिकल। हाँ आर्टिकल 29 यस कंप्लीटेड। तो आर्टिकल 29 माइनॉरिटी और मेजॉरिटी दोनों के लिए है, इसलिए मैंने कहा था वो चीज़। मगर आर्टिकल 30 को पढ़ोगे बच्चे तो आर्टिकल जो 30 वो एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटी के लिए है, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो चाहे फिर वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो। देखो लिखा गया ना, राइट ऑफ माइनॉरिटीज देख रहे हो वर्ड, टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। अब समझना है तुम लोग को ये, और ये आर्टिकल 30 समझोगे तो आर्टिकल 28 को और अच्छे समझ पाओगे बढ़िया से, जो पिछले क्लास में हम लोग कवर किए थे। तो यहाँ पे देखो आर्टिकल 30 ग्रांट्स द फॉलोइंग राइट्स टू माइनॉरिटी वेदर रिलीजियस और लिंग्विस्टिक, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, यदि वो माइनॉरिटी का दर्जा मिला उसको,
यानी कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को यदि माइनॉरिटी का दर्जा मिला, चाहे वो लैंग्वेज माइनॉरिटी का हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का हो, तो उसको ये सब चीज़ फ़ायदा हो सकता है। अब देखो ये जो फ़ायदा है ना, यही फ़ायदा से कई स्टेट को बर्दाश्त नहीं होता है, कई माइनॉरिटी को लेके, कई माइनॉरिटी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को लेके ना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को लेके कई स्टेट को बर्दाश्त नहीं होता। अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा तुम लोग को। खैर यहाँ पे देखो, ऑल माइनॉरिटीज shall have the right to establish and administer educational institution of their own choice। सही बात है ना, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हो, उसको पूरा अधिकार है को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना चॉइस का बना सकता है, उसको इस्टेब्लिश कर सकता है और एडमिनिस्टर भी कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि मैनेजमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो बी नंबर देखो, द कंपनसेशन अमाउंट फिक्स बाय द स्टेट फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटी टू देम। अब देखो कई बार ऐसा होता है कि कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, जैसे मान लो कि स्टेट को कुछ बनाना है, हाईवे बनाना है, और वहाँ से एक कैंपस जो है वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का है, तो जाहिर सी बात है स्टेट उसको लेगी। मतलब स्टेट उसको लेगी तो प्रॉपर कंपनसेट करेगी। अब प्रॉपर जब कंपनसेट कर रही थी, इसका मतलब ये नहीं कि जो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो स्टेटस था वो खत्म हो गया। स्टेट ने कुछ प्रॉपर्टी ले भी लिया, तो स्टेट ने क्या किया, उसको प्रॉपर कंपनसेट किया कि भाई हम तुम्हारा इतना लिए हैं, ये पैसा लो। ले लिया स्टेट ने, स्टेट का मजबूरी था कि स्टेट ने ले लिया। इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट ने प्रॉपर्टी ले लिया, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट ने उसका स्टेटस ले लिया, वो फिर भी बरकरार है, उसका माइनॉरिटी स्टेटस फिर भी उसका मेंटेन रहेगा। दैट इज पॉइंट टू बी नोटेड। इसे शैल नॉट रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द राइट गारंटी टू देम। क्या राइट दिया गया? माइनॉरिटी का राइट दिया गया उसको, चाहे वो लैंग्वेज के नाम पे माइनॉरिटी का राइट दिया गया हो उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, या फिर तुम्हारा रिलीजन के नाम पे दिया गया हो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्निशन दिया गया, वो खत्म नहीं होगा स्टेट यदि कंपनसेट कर भी रहा है तो। अब देखो ये जो प्रोविजन है, तो देख रहे हो ना कि जब कंपलसरी एक्विजिशन कर लिया तो उसके बाद भी उसका स्टेटस खत्म नहीं होगा। ये 44th अमेंडमेंट में डाला गया था ताकि माइनॉरिटी का प्रोटेक्शन हो सके। और यही जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है, इसी में राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट्स को हटाया गया था। बट राइट टू प्रॉपर्टी जब फंडामेंटल राइट्स को हटाया गया था तो उस समय इशू आ गया फिर माइनॉरिटी का क्या। तो माइनॉरिटी के लिए स्पेशल सेफगार्ड दिया गया है ये चीज़ कि माइनॉरिटी का यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो भी है कुछ प्रॉपर्टी भी ले, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका माइनॉरिटी का स्टेटस खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हो ना? ठीक से समझ पा रहे हो बच्चे लोग? हाँ, सी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब स्टेट ग्रांट दे रहा होगा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को, तो स्टेट कोई तरह का पक्षपात नहीं कर सकता। स्टेट ये नहीं बोल सकता कि हम तुमको ग्रांट दे रहे हैं तो हमारा रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करो। तो इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय अ माइनॉरिटी। माइनॉरिटी जो मैनेज करके चल रहा है तो उस समय स्टेट तो ग्रांट देगा ही देगा। स्टेट ग्रांट दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट डिस्क्रिमिनेट करे, इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट उसको कम दे और किसी को ज़्यादा दे। स्टेट को जितना देना है उतना ही उसको देना होगा। स्टेट के पास जितना जिम्मेदारी है पैसा देने का, फंड देने का, उतना ही देना होगा। अब भले वो माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो या नहीं हो, आया समझ में? तो स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। तो ये आर्टिकल 30 का 3 ऑब्जर्वेशन है, 3 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रख लेना चाहिए। हाँ, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे समझो। तो इसलिए कह सकते हैं विद्यार्थी लोग कि जो आर्टिकल 30 है वो पूरा माइनॉरिटी के लिए है, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी हो चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो। एनी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, एनी सेक्शंस ऑफ रिलीजन के लिए नहीं है, जैसे आर्टिकल 29। बात समझे? हाउएवर बच्चे लोग समझ रहे हो बात को ना? हाउएवर ये जो माइनॉरिटी वाला जो चीज़ है वो संविधान में कहीं डिफाइन नहीं किया गया। लिख तो दिया गया बट डेफिनेशन क्या है वो नहीं है, तो कन्फ्यूजन है। जैसे देखो पूरा इंडिया में मुस्लिम क्या है? माइनॉरिटी में है, क्रिश्चियन भी माइनॉरिटी में है, मगर जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम तो मेजोरिटी में है, फिर नागालैंड में क्रिश्चियन तो फिर मेजोरिटी में, फिर वहाँ पे हिंदू माइनॉरिटी में है। उसी तरह लैंग्वेज देख लो, तमिलनाडु में जो लैंग्वेज जो होगा, जैसे हाँ हिंदी का लैंग्वेज माइनॉरिटी में है, तो अब पूरा इंडिया में देखोगे तो मेजोरिटी में वो। तो इसलिए गलत हो जाएगा कि नेशनल पॉपुलेशन का डेमोग्राफिक लेना गलत हो जाएगा। स्टेट वाइज होना चाहिए पैरामीटर, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने TM पाई केस में भी सुनाया था ये फैसला। देखो तो राइट अंडर आर्टिकल 30 ऑल्सो इंक्लूड, देखो वहाँ पे भी माइनॉरिटी, वहाँ आर्टिकल 30 में डायरेक्ट माइनॉरिटी है तुम्हारा, है ना, कि इंक्लूड द राइट ऑफ माइनॉरिटी टू इम्पार्ट एजुकेशन टू इट्स चिल्ड्रन इन इट्स ओन लैंग्वेज। यानी कि आर्टिकल 30 में ये भी बात लिखा गया है कि माइनॉरिटी को पूरा अधिकार है कि अपने चिल्ड्रन को
वो पूरा अपने लैंग्वेज में वो सिखाया वो। यदि कोई भी रिलीजियस, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटी हो गया तो वही डिसाइड करेगा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा, और पूरा अपने बच्चे को उस एजुकेशन में, वही मदरसा वाला गेम आ जाएगा, यहाँ पे मदरसा वाला एंगल आ जाएगा। पूरा अधिकार है कि वो अपना रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को, है ना, वो आगे मेंटेन करके चलें। आया समझ में बच्चे लोग? तो आर्टिकल 29 एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटी के लिए नहीं है, आर्टिकल 30 एक्सक्लूसिवली माइनॉरिटी के लिए है। एनी सेक्शंस ऑफ सिटीजन कहेंगे तो माइनॉरिटी भी आ जाएगा उसमें। इसलिए हम लोग लूजली आर्टिकल 29 और 30 हम लोग बोल रहे होते हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स टू द माइनॉरिटी बोल रहे होते हैं, बट इनफैक्ट वो नहीं है। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो यहाँ पे माइनॉरिटी एजुकेशनल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 28 में तुमने देखा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं, 4 टाइप के देखे। अब यहाँ पे देखो कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कितने टाइप के हो सकते हैं, तो ये 3 टाइप के हो सकते हैं। कितने टाइप हो सकते हैं? 3 टाइप के हो सकते हैं। क्या क्या होगा देखो, इंस्टीट्यूशन दैट सीक रिकॉग्निशन एज वेल एज एड फ्रॉम द स्टेट, यानी कि स्टेट से रिकॉग्निशन भी मिला, रजिस्ट्रेशन भी मिला और प्लस एड भी मिल रहा है, तो वो भी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो सकता है, नंबर 1। दूसरा क्या कि इंस्टीट्यूशन दैट सीक ओनली रिकॉग्निशन, यानी केवल स्टेट से रिकॉग्निशन ही मिला, रजिस्ट्रेशन ही मिला, एड नहीं मिला, तो ये भी एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। बात समझे ना? तीसरा क्या है कि इंस्टीट्यूशन ना ही उसको रिकॉग्निशन मिला स्टेट से और ना ही उसको एड मिला, तो ये भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो सकता है। ये तीनों टाइप का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पॉसिबल है। अब मैं जब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का बात कर रहा हूँ बच्चे लोग, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बात कर रहा हूँ, तो मैं लैंग्वेज और रिलीजन दोनों का ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा दिमाग खाली रिलीजन की तरफ ज़्यादा आता है, तो वो लैंग्वेज भी हो सकता है। ठीक है, तो आगे देखो। अच्छा जो भी हो, देखो इसका मतलब देखो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंट टाइम में भी तो बोला है, एब्सोल्यूट नहीं है आर्टिकल 30, आर्टिकल 30 एब्सोल्यूट नहीं है। देखो द इंस्टीट्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ऑर्डर, जहाँ पे स्टेट का रिकॉग्निशन जरूरी था ना, ये जहाँ पे यानी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम, यहाँ पे चूंकि स्टेट का रिकॉग्निशन जरूरी है, तो इसलिए स्टेट को पूरा अधिकार है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने का, कि क्या सिलेबस होना चाहिए उसका, क्या सिलेबस प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, क्या एकेडमिक स्टैंडर्ड होना चाहिए, किस तरह का टीचर होना चाहिए, किस तरह का डिसिप्लिन मेंटेन होना चाहिए, किस तरह का टॉयलेट और सैनिटेशन वाला व्यवस्था होना चाहिए, टीचिंग स्टाफ के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो वहाँ पे स्टेट इंटरवीन कर सकती, स्टेट ऊपर से अपना फ्रेमवर्क दे सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका मतलब थर्ड वाला में नहीं दे सकती है, ए और बी में ही दे सकती है, थर्ड वाला में नहीं दे। इनकी इंस्टीट्यूशन दैट नाइदर सीक रिकॉग्निशन नॉर एड फ्रॉम, यहाँ पे स्टेट कुछ नहीं कर सकती है, वहाँ पे स्टेट वो नहीं चला सकती है, अपना प्रिस्क्रिप्शन सिलेबस ये वो नहीं कर सकती है। वही बोला गया देखो, बट वो नहीं करने के बाद भी उसको जो लॉ ऑफ द लैंड, जैसे एग्जांपल देखो जो जनरल लॉज है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्स लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशन, वो तो फॉलो करना पड़ेगा। फिर भले स्टेट ने सिलेबस पे बात नहीं किया, थर्ड टाइप में स्टेट ने टीचिंग स्टाफ पे बात नहीं किया, हाँ सैनिटेशन में बात नहीं किया, बट जो जनरल रूल्स, जो जनरल लॉस है वो तो फॉलो करना पड़ेगा ना, वो तो सबको फॉलो करना पड़ता है। बात समझे? तो वही लिखा गया है, बच्चों लोग बात को समझना होगा तुम लोग को। वही वहाँ पे लिखा गया है, द इंस्टीट्यूशन ऑफ थर्ड टाइप आर फ्री टू एडमिनिस्टर देयर अफेयर्स, वो आप कर सकता है, बट सब्जेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉस लाइक कॉन्ट्रैक्ट लेबर, लेबर लॉ, इंडस्ट्रियल लॉ, टैक्स लॉ, इकोनॉमिक रेगुलेशन, ये तो फॉलो करना पड़ेगा थर्ड कैटेगरी वाले लोग को भी, थर्ड कैटेगरी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी। आया समझ में ना? अब देखो सुप्रीम कोर्ट का एक अच्छा जजमेंट है ना, ये तुम्हारा मलंकारा सीरियन कैथोलिक कॉलेज केस जो हुआ था 2007 में, तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट कुछ और चीज़ लेके आई है। देखो इन अ जजमेंट डिलीवर्ड, हाँ ये 2007, द सुप्रीम कोर्ट हैज समराइज द जनरल प्रिंसिपल रिलेटिंग टू एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द फॉलोइंग, यानी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इस तरीके से आप वो कर सकते हो, एडमिनिस्टर कर सकते हो, है ना, और आप इस्टेब्लिश कर सकते हो। तो क्या क्या है देखो, नंबर 1 कहाँ कहाँ स्टेट वो इंटरवीन कर सकती है। जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू एस्टैब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आर एज फॉलोज, पूरा नोट्स में ध्यान देना है, एक एक चीज़ नहीं छूटना चाहिए। वहाँ देखो, द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस कंप्राइजेस ऑफ द फॉलोइंग राइट्स, क्या क्या अधिकार है माइनॉरिटी को माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में करने का। नंबर 1 देखो, टू चूज इट्स गवर्निंग बॉडी, यानी कि बोर्ड, गवर्निंग बॉडी यानी कि जो बोर्ड बनाना, और वही बोर्ड पूरा मैनेज करेगा ना, तो पूरा अधिकार है कि उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो भी माइनॉरिटी है, चाहे लैंग्वेज के बेसिस पे हो चाहे रिलीजन के बेसिस पे, वो खुद तय कर सकता है कि उसका गवर्निंग बॉडी कैसा होना चाहिए।
फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूट यानी कि सेम फेथ वाला, यदि मान लो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, वो मान लो कि वो क्या है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, अभी मान लो फिलहाल है भी, अभी भी मान लो, तो मुस्लिम लोग ही तय करेंगे उसका बोर्ड, वही लोग वही सेम फेथ के होने चाहिए। एंड कॉन्फिडेंस टू कंडक्ट एंड मैनेज द अफेयर्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, समझ गया ना। टीचिंग स्टाफ का अपॉइंटमेंट, टीचर्स, लेक्चर, हेड मास्टर, प्रिंसिपल, और वो भी होगा। नॉन टीचिंग स्टाफ जो और भी होते हैं ना, जो टीचिंग नहीं करते हैं, नॉन टीचिंग होते, जैसे सैनिटेशन को लेकर हो गया, बेल बजाने को लेकर, वो बहुत तरह के होते हैं ऐसे लोग, है ना। टेक एक्शन इफ देयर इज अ डिले, यदि वो अपना ड्यूटी नहीं किए, ठीक से ड्यूटी नहीं किए, तो डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेने का अधिकार है, समझ रहे हो ना। टू एडमिट एलिजिबल स्टूडेंट्स, यानी कि जो एलिजिबल, यानी कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, तो जाहिर सी बात है उसे माइनॉरिटी कम्युनिटी से लोग आएंगे, तो उसको कौन से एलिजिबल स्टूडेंट्स है वो खुद चॉइस कर सकता है, समझे। रीजनेबल फी स्ट्रक्चर खुद तय कर सकता है वो। एंड टू यूज इट्स प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी उसका जो भी प्रॉपर्टी है, उसका जो भी संपत्ति है, वो कैसे यूज हो और कैसे वो कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए यूज हो, वो खुद तय कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा पावर है ये, चारों पावर बहुत ज़्यादा है बच्चों को। टीचिंग स्टाफ, मगर ऊपर से फिर स्टैंडर्ड चेक करने के लिए आएगा ना टीचिंग स्टाफ का, उसका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, टीचिंग स्टाफ कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, फिर स्टेट वो रेगुलेट कर सकती है ऊपर से। अंदर हायर करने का सब पूरा पावर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ही है, समझ गया ना। हाँ, डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकता है, यदि कोई टीचर ठीक से नहीं पढ़ाया लिखाया तो डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकता है, या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ ने भी नहीं किया तो वो भी ले सकता है। आगे देखो यहाँ पे, द राइट कन्फर्ड ऑन माइनॉरिटीज अंडर आर्टिकल 30 इज नॉट ओनली टू इंश्योर इक्वलिटी विद द मेजोरिटी। आप देखो यहाँ पे बात आता है, देखो आखिर क्यों माइनॉरिटी को दिया गया आर्टिकल 30 में, माइनॉरिटी का ही बात है, तो मेजोरिटी वाला लोग को थोड़ा सा खटास होगा ना, मन में खटास हो जाए कि भाई माइनॉरिटी को दिया गया ये अधिकार। तो देखो ये एक तरह से इसको ऐसा ना समझा जाए, ये रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देखो ऑलरेडी माइनॉरिटी बहुत पीछे है और मेजोरिटी आगे है, तो ये इसलिए दिया गया था कि माइनॉरिटी भी ऊपर आ सके और बराबर हो सके। ये इसलिए नहीं हो रहा है कि मेजोरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सके, इसको ऐसे नहीं समझा जाए। वही चीज़ लिखा गया देखो कि ओनली टू इंश्योर इक्वलिटी विद द मेजोरिटी, समझे, नॉट इंटेंडेड टू प्लेस द माइनॉरिटी इन अ मोर एडवांटेजेस पोजिशन विस द मेजोरिटी। विस वर्ड आया ना बच्चे लोग, देखो वहाँ पे, तो यानी कि मेजोरिटी से ऊपर करने का बात नहीं, मेजोरिटी तक बराबर ले जाने का बात है। इसमें कोई मेजोरिटी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है, मैं ये जो तबका नीचे है उसको उठा के बराबर करने का बात है। इसलिए ये कोई रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसको रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन नहीं माना जाए। यानी कि ऐसा नहीं कि माइनॉरिटी को उठाने के चक्कर में मेजोरिटी को आप नीचे कर दी, ऐसा सोच नहीं है। हाँ, जो जनरल लॉस है तो हम जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर, पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी सब इक्वली एप्लीकेबल होगा माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे भी, समझे ना। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, वहाँ पे भी होगा अप्लाई। द राइट टू इस्टाब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल, ये भी फंडामेंटल, ये भी एब्सोल्यूट राइट नहीं है। नॉट डज इट इंक्लूड द, यानी कि माल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ये भी राइट, यानी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बन गया, जो भी मन करना होगा तो वो नहीं कर सकते, स्टेट हमेशा देखते रहेगी उस चीज़ को। तो ऐसा नहीं कि एब्सोल्यूट नहीं है बच्चे लोग, ये फंडामेंटल जो राइट है आर्टिकल 30 एब्सोल्यूट नहीं है, रीजनल रिस्ट्रिक्शन है इसके लिए। और ना ही तुमको अधिकार है कि तुम माल एडमिनिस्ट्रेट करो, है ना। तुम्हारा काम भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बना है तो जिस पर्पज़ के लिए बना है वो सर्व पूरा होना चाहिए, वो वेरी पर्पज़ पूरा होना चाहिए। यहाँ पे देखो सब ये देखो, तो वही आना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को उस केस में, कॉलेज वाला केस में। देयर कैन बी रेगुलेटरी मेजर्स फॉर इंश्योरिंग, रेगुलेटरी मेजर्स स्टेट के द्वारा हो ही सकता है ना। एजुकेशनल कैरेक्टर किस तरह, स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एकेडमिक एक्सीलेंस क्या होना चाहिए। हमने अभी रिसेंट टाइम में मदरसा यूपी मदरसा एक्ट में देखा, सुप्रीम कोर्ट ने यही जजमेंट दिया था वहाँ पे भी। तो देयर कैन बी चेक, एडमिनिस्ट्रेशन में चेक भी हो सकता है, जरूरी है वो, है कि नहीं बताओ। तो नेसेसरी टू इंश्योर द एडमिनिस्ट्रेशन सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ऊपर से चेक हो सकता है, वो जरूरी है ताकि इंस्टीट्यूशन ठीक से काम कर सके। रेगुलेशन मेड बाय द स्टेट कंसर्निंग जनरली द वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, regulation laying down eligibility criteria, qualification for the appointment or as a condition of service of employees, both teaching and non-teaching, regulation to prevent exploitation, operation of employees, regulation prescribing syllabus, ये पूरा स्टेट के अंदर आता है। टोटल स्टेट इसके ऊपर कर सकती है काम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे ना। सच इसका मतलब ये नहीं कि डे टू डे अफेयर्स में माइनॉरिटी को लेके स्टेट इंटरफेयर कर रहा है, नहीं। स्टेट का जो काम है स्टेट कर रहा है और माइनॉरिटी का जो काम है माइनॉरिटी कर रहा है। समझे ना। जो भी रेगुलेशन का बात किया गया कि स्टेट बनाएगा, सिलेबस बनाएगा, वो तय करेगा कि टीचर का क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। हाँ, वो ये बात स्थापित करेगा कोई भी एक्सप्लॉयटेशन ना हो अंदर,
इसका मतलब ये नहीं कि स्टेट इंटरफेयर कर रही है, स्टेट का जो काम है वही कर रही है, ये इंटरफेरेंस नहीं है आर्टिकल 30 क्लॉज 1 में, जो कि इस बार भी सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट में रखा है इस बात को। चलो समझ में आ रहा है ना बच्चे लोग, देखो यहाँ पे तो सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी कंडीशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट बीइंग मेट, द अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशन विल हैव द फ्रीडम टू अपॉइंट टीचर बाय अडॉप्टिंग एनी रैशनल प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन। हाँ, तो वही बोल रहा है कि कंडीशन को देखते हुए, है ना, जो अनएडेड माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट जिसको फंड नहीं मिल रहा है, जिसको फंड नहीं मिल रहा है बच्चे लोग, तो उसको पूरा अधिकार है कि खुद का अपना टीचर, उसका क्या क्राइटेरिया वो खुद कर सकता है। एक्सटेंशन ऑफ एड बाय द स्टेट डज नॉट, हाँ, अब स्टेट से राशि मिल रहा है इसका मतलब ये नहीं कि वो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, क्योंकि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को, है ना, रिकॉग्निशन भी मिलता है, एड भी मिलता है। तो वही बोला है कि एड यदि स्टेट की तरफ से मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, डज नॉट अल्टर द नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि उसका माइनॉरिटी जो स्टेटस मिला है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो खत्म नहीं होगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। द कंडीशन कैन बी इम्पोज बाय स्टेट टू इंश्योर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द एड विदाउट, यानी कि आप बनाओ, कंडीशन इम्पोज करो कि किस तरह आपका जो पैसा आप स्टेट ने जो दिया है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पे किस तरह वो खर्च हो, उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन बनाओ, उसके लिए इम्पोज करो, मगर विदाउट डायलेटिंग द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी, बिना माइनॉरिटी स्टेटस को डायल्यूट किए हुए, यानी कि स्टेट पक्षपात नहीं कर सकती है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में पूरा अधिकार मिलता है। समझे, हम उस समय से ढूंढ रहे थे इस पेज को, आ गया फाइनली। तो मामला ये तुम्हारा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेके है, बच्चे लोग समझो, ये न्यूज़ में आया क्योंकि 4-5 साल पहले ना उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि अभी भी सीएम हैं, उन्होंने एक कमेंट किया था कि दलित रिजर्वेशन होना चाहिए जामिया में, वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। बात समझे ना, तो मामला तुल पकड़ लिया कि गवर्नमेंट के हिसाब से क्या है कि तुम्हारा 15% रिजर्वेशन होना चाहिए एससी के लिए, 7.5% होना चाहिए एसटी के लिए, कोई भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी है तो इसमें भी एससी एसटी के लिए होना चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी क्या माइनॉरिटी है, तो माइनॉरिटी को फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो गवर्नमेंट का जो नॉर्मल जो पॉलिसी है बाकी यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई नहीं होता है, यानी कि एससी एसटी का रिजर्वेशन वहाँ पे नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे मामला क्या है, संविधान क्या कहती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जानते हो को अपना इस्टेब्लिश कर सकती है, अपना एडमिनिस्टर कर सकती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो पढ़ चुके हो बच्चे लोग, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी वर्ड माइनॉरिटी का जानते हो, माइनॉरिटी वर्ड तो यूज़ किया मगर डिफाइन नहीं किया है ठीक से, है ना। और देखो यहाँ पे लिखा गया जैसे माइनॉरिटी वर्ड का जिक्र जो है आर्टिकल 30 में है, आर्टिकल 350 क्लॉज ए में है, आर्टिकल 350 बी में है, मगर डेफिनेशन नहीं दिया गया है। वही देखो थैंक्स कि सुप्रीम कोर्ट ने है ना TMA पाई फाउंडेशन में वहाँ पे कहा था कि यस कि क्वेश्चन ऑफ यूनिट फॉर पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग, यानी कि हमें स्टेट लेवल पे डेफिनेशन चाहिए, यूनिट मतलब क्या, स्टेट लेवल पे हमें डेफिनेशन चाहिए। तो इसलिए नेशनल डेमोग्राफी को नहीं देखते हुए स्टेट का डेमोग्राफिक देखते हुए माइनॉरिटी का घोषणा हो। तो इट हेल्ड दैट माइनॉरिटी आइदर लिंग्विस्टिक और लेस इज डिटरमाइंड ओनली बाय द रेफरेंस टू डेमोग्राफी ऑफ द स्टेट के डेमोग्राफिक से, ना बल्कि होल पॉपुलेशन से, जो मैं बता चुका हूँ बच्चे लोग, तुम लोग को बार बार मैं बता चुका हूँ। हाँ, जैसे एग्जाम्पल देखो, जो हिंदी मीडियम इंस्टीट्यूशन होगा तमिलनाडु में, जो हिंदू ने इस्टेब्लिश किया होगा, विल बी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वहाँ पे, सही बात है ना। जो हिंदी लैंग्वेज वाला होगा वहाँ पे बना होगा कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तमिलनाडु में, वो क्या होगा, माइनॉरिटी होगा तमिलनाडु में, क्योंकि वहाँ पे हिंदी कम बोला जाता है। वही तरह से दूसरा देखोगे कि जो हिंदूज आर रिलीजियस माइनॉरिटी इन कश्मीर में रिलीजियस माइनॉरिटी में है ना, तो वहाँ पे तुम बना सकते हो हिंदू के लिए कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कह सकते हो माइनॉरिटी में है। जैसे पंजाब में हिंदू कम है, नॉर्थ ईस्ट में हिंदू कम है, तो वहाँ बना सकते हो आप हिंदू के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कह सकते हो माइनॉरिटी है। आर्टिकल देखो बहुत इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 पढ़ाए थे ना बच्चे लोग तुम लोग को, उसमें कहे थे ना हम कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल जो रिजर्वेशन है, जो बोले ना SC ST की रिजर्वेशन, उसके लिए एग्जेम्प्ट किया जाता है, यानी कि अब नहीं होगा। और ये चीज़ देखो ये कब किया गया, ये 93rd अमेंडमेंट करके किया गया था 2005 में, कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो तुम्हारा लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, वहाँ पे रिजर्वेशन वाला जो जनरल रूल है वहाँ पे नहीं लगेगा। और ये चीज़ तुम्हारा 93rd काउंसिल अमेंडमेंट करके 2005 में डाला गया था, इसी के लिए क्लॉज जुड़ा। और हम जानते हैं कि बाद में मोदी जी ने भी 2019 में काउंसिल अमेंडमेंट किया था, है ना, EWS का, तो उससे फिर अलग सेक्शन जोड़ा 15 क्लॉज 6, है ना, और 16 क्लॉज 6, बिल्कुल।
तो यहाँ पे देखो तो मामला पहुँचेगा सुप्रीम कोर्ट में कि ये 93rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया कितना वैलिड है या नहीं है। बस तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा ना कि ये सही डाला कि नहीं डाला, कि रिजर्वेशन वहाँ पे लागू नहीं होना चाहिए। तो देखो द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द अमेंडमेंट वाज अपहेल्ड बाय द 5 जज बेंच। 5 जज बेंच ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम्पशन जरूरी है। द एग्जाम्पशन फ्रॉम द एम्बिट ऑफ रिजर्वेशन इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड एज दे आर अ क्लास बाय द, क्योंकि वो अपने आप में क्लास है। क्लास मतलब क्या, वो अपने आप में नीचे है और उसका नीड्स है, वो माइनॉरिटी को आगे बढ़ना है, इसलिए ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यस, माइनॉरिटी राइट्स भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है, माइनॉरिटी को राइट्स देना भी एक बेसिक स्ट्रक्चर है। देयर बाय कोई भी ऐसा आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो जिसके वजह से जो माइनॉरिटी राइट्स वो क्या हो जाए, हनन हो जाए, वायलेट हो जाए। तो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर माइनॉरिटी राइट्स भी आता है। बच्चे लोग देख रहे हो सुप्रीम कोर्ट कैसे एम्बिट बढ़ा रही है अपना, वही बेसिक स्ट्रक्चर जो केशवानंद भारती केस के बाद इस्टेब्लिश हुआ। आगे मामला देखो तो देखो मामला पहुंचा, आप देखो यहाँ पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का देखोगे तो सुप्रीम कोर्ट ने देखो आर्टिकल 30 को इंटरप्रेट किया था कि आर्टिकल 30 जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के डेफिनेशन में यूनिवर्सिटी भी आएगा। ये अजीज बासा केस हुआ था 1968 में, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जो यूनिवर्सिटी जो है वो यूनिवर्सिटी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर ही आता है। तो चलो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आ जाएगा ना। बहुत सारे देखो, बहुत सारे माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी है हमारे कंट्री में, मुस्लिम चला रहे हैं, क्रिश्चियन चला रहे हैं, जैन चला रहे हैं, बहुत सारे ऐसे हैं। तो केरला एजुकेशन बिल 1957 का देखो, TM पाई फाउंडेशन जो कि 2003 में भी हुआ, 11 जज बैठे थे, वहाँ पे कहा था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन इज प्राइमरी फॉर द माइनॉरिटी दैट हैज़ बीन एस्टैब्लिश इट एंड देयर शैल बी स्प्रिंकलिंग ऑफ आउटसाइड। यानी कि माइनॉरिटी जब इंस्टीट्यूशन बन रहा है, चाहे वो लैंग्वेज के नाम पे बन रहा हो, चाहे वो रिलीजन के नाम पे बन रहा हो, तो बाहर के जो आदमी बहुत कम होने चाहिए। अब बताओ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुस्लिम के लिए है, अब उसमें तुम 50% तुम हिंदू को डाल दोगे तो वैली पर्पस ही खत्म हो जाएगा। तो आउटसाइडर जो होना चाहिए, बाहर का जो होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, स्प्रिंकलर नंबर होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, ताकि माइनॉरिटी का वो जिस चीज़ के लिए बनाया गया, जिस कम्युनिटी के लिए बनाया वो मेंटेन रहे। तो कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट एड कैन नॉट डिस्ट्रॉय। हाँ, गवर्नमेंट यदि एड दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं है, वो होगा। गवर्नमेंट के एड देने से नहीं देने से फर्क नहीं पड़ता, वो माइनॉरिटी स्टेटस है उसका। अब देखो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चे लोग कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन बनता है तो क्या फ़ायदा होगा। तो दे वुड हैव फ्रीडम टू रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम, मुस्लिम के लिए अपना, मुस्लिम बच्चे लोग के लिए सीट्स रख सकता है। जैसे जामिया हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हुआ, 50% वो कम से कम सीट मुस्लिम के लिए रख सकता है। बाद में ये 50% का भी ब्रैकेट और ऊपर कर दिया गया, 50% से भी ज़्यादा रख सकता है। सेकेंडली देखो उसको पूरा फ्रीडम है कि जो नॉर्मल रिजर्वेशन पॉलिसी होता है ना, 50% SC ST OBC सब मिला के, वो उसको फॉलो नहीं करना है। ऑल्सो देर, और दूसरी बात है कि देखो देर लैंड कुड बी ओनली एक्वायर्ड, यानी कि लैंड तभी ले सकते हो ना कंपलसरी प्रॉपर कंपनसेट करके। अब प्रॉपर कंपनसेट भी करे तो इसका मतलब ये नहीं कि स्टेटस खत्म हो जाएगा उसका माइनॉरिटी का, बताया ना थोड़ी देर पहले। बिल्कुल। तो माइनॉरिटी देखो, अब क्या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को लेकर बात है, देखो कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन वही बात है, वही इंस्टीट्यूशन जो माइनॉरिटी लेके चल रहा है एजुकेशन फैलाने के लिए। दे इन्वेस्ट रिसोर्सेज, देयर लैंड, मनी, ठीक है, सब कुछ यूज़ कर रहा है ताकि वो बन सके उसका। 2003 तक देखो स्टेफन केस जो हुआ था 1991 में, तो वहाँ पे ये बात देखो 1991 तक ये बात था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में केवल 50% तक ही माइनॉरिटी का होना चाहिए। जैसे मान लो कि एक मुस्लिम का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है तो 50% ही आबादी जो बच्चा होगा वो मुस्लिम होगा। बट बाद में देखो TM पाई केस 2003 में इसको लिफ्ट कर दिया गया, कहा गया कि नो 50% से भी अधिक हो सकता है। बात समझे ना। नाउ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में 50% से भी अधिक रिजर्वेशन हो सकता है उस कम्युनिटी के लिए, उस माइनॉरिटी के लिए, ठीक है। और 93rd अमेंडमेंट इसलिए किया गया और इसको स्थापित किया गया, कोर्ट ने जो कहा है वो सही है, 50% से भी ज़्यादा हो सकता है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में। होप सो समझ में आ रहा होगा 93rd अमेंडमेंट। तो देखो अभी चलो ख़त्म तो कर दिए हम, मैं इसमें हम कुछ ऐड करना चाहेंगे। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मामला पहुंचा कोर्ट में, वही है, तो कोर्ट में वही दलील दिया गया कि चूंकि ये पार्लियामेंट के लॉ से बना हुआ है तो किसी भी हिसाब से इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली, ठीक है, रिसेंटली मैं कहूँगा 2024 में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भले ही वो पार्लियामेंट के लॉ से बना हो, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि केवल लॉ बना दिए और उसका माइनॉरिटी स्टेटस ले लिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
इसलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी स्टिल ए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, और अभी भी वो अपना माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का जो स्टेटस है वो एंजॉय करेगा। दैट्स इट, कंप्लीटेड।